क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? क्या देश की महिलाओं, बच्चों, स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस बातें कही गई? क्या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक संकल्प का कोई संकेत दिया गया? और क्या देश के विकास, ढांचागत और औद्योगिक विकास की कोई रूपरेखा प्रस्तुत की गई? In the third meeting of the so-called alliance, there was no vision for the development of India, no roadmap for the upliftment of poor, no strategy to address the concern for the farmers, as they claim, or the women, or the children, and the most important, forget roadmap, not even an acknowledgement of the threat to India from terrorism, radicalization, and secessionist forces. भारत में डाइवर्सिटी है। ये लोग भारत में विकल्प की तलाश करने निकले हैं और उनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी जी को मन भर गाली पढ़ो। That's all. Their only recurrent theme is abuse Shri Narendra Modi ji as much as possible. तो आज के उनके प्रेस में और आज के उनके टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी, कौन नरेंद्र मोदी जी को कितना शापित कर सकता है इसकी प्रतिस्पर्धा थी। There was only competition as to who exceeds whom in cursing, abusing नरेंद्र मोदी जी। ये लोग चले हैं देश को बनाने के लिए। ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं और उनकी सरकार अधिनायकवादी है, सवालों का जवाब नहीं देती, संविधान के अनुसार नहीं चलती। मैं आप पत्रकार मित्रों से आज एक बात कहना चाहता हूं, यह तीसरी बार हुआ है कि नेता बैठे हैं, कोई पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया। आई एम रिपीटिंग, पटना में एक दो सवाल हुआ, फिर नीतीश जी ने कहा हो गया। बेंगलुरु में कहा गया समय नहीं है, और मुंबई में आपने देखा। तो आप सवालों का जवाब नहीं देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैसी ऑर्गेनाइज हुई छोड़िए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आरोप हम पर लगाएंगे। ये कौन सा आचरण है भाई? लेकिन आज मुझे सबसे कौतूहल हुआ है, जो तथाकथित इंडिया का रेजोल्यूशन जो है, ये मेरे पास है, जो उसको रिलीज किया गया है, जरा मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। We, the India parties, hereby resolve to contest the forthcoming Lok Sabha election together as far as possible. Sheet sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. ये गिव एंड टेक शब्दावली ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। प्रभावित क्या कहूं, कौतूहल दिया है। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है ना, इस अलायंस के लोग गिव एंड टेक की भाषा से बहुत परिचित है। इनकी पूरी राजनीति गिव एंड टेक पर आधारित है। पूरा 2G गिव एंड टेक था,
पूरा कोल स्कैम गिव एंड टेक था, पूरा आपका कॉमनवेल्थ गिव एंड टेक था, और लालू प्रसाद जी और उनकी सरकार ने तो गिव एंड टेक की पराकाष्ठा प्राप्त कर दी साहब। चारा घोटाले में सजा मिल गई, एक नहीं कई केसेस में हैं बेल पर, तो साहब नए नए प्रकरण खुलते हैं, जमीन दो नौकरी लो। तो गिव एंड टेक का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? मैंने एक बार कहा था, और आज इनकी बैठक के बाद, इनके प्रस्ताव के बाद उसको मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। अनिल बाबू पहाड़ के पंडित जी हैं, तो इनसे हमारी आध्यात्मिक चर्चा भी कभी कभार होती है। तो ये अपनी संरचना जो है, पंच तत्वों से हम बने हैं। हाँ, भारतीय संस्कृति संस्कार में, हिंदू सनातन धर्म में हम कहते हैं कि ये जीवन 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, अग्नि। The human existence owes itself to 5 elements: the earth, the fire, the air, the sky and आपके एयर बताया। अब आप देखिए, इन लोगों ने किसी भी तत्व में भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा। ये है इनकी बिसात, आज हम देश को दोबारा बताना चाहते हैं। अब जरा थल के भ्रष्टाचार की बात लीजिए आप। क्या क्या हुआ? कॉमनवेल्थ हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, बिहार में चारा घोटाला हुआ, बिहार में अलकतरा घोटाला हुआ। इनको थल से ही संतोष नहीं हुआ तो पाताल में भी चले गए, वहां कोयला घोटाला कर दिया इन लोगों ने। आकाश में हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया, और वायु क्या है? 2G तो वायु से ही चलता है ना, तो पूरा तो 2G या स्पेक्ट्रम घोटाला वायु के साथ है। समुद्र की, जल की बात लीजिए तो सबमरीन घोटाला हुआ वहां पर। और अग्नि के बारे में बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि बीकानेर में जो दमादशी को जमीन दी गई है, सूर्य के किरणों से अग्नि निकालने के लिए वहां प्लांट लगाए जाएंगे, उसमें कितना FIR हुआ आप जब भी जानते ही हैं। तो दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द सो कॉल्ड इंडिया पार्टीज, और वो हमें सीख दे रहे हैं। तो इस तीसरी बैठक का एकमात्र नतीजा यह है कि उन्होंने अपने गिव एंड टेक प्रिंसिपल को फॉर्मली पॉलिटिकली भी माना है। न कोई संयोजक बना, न कोई कमेटी बनी, एक गिव एंड टेक प्रिंसिपल को स्वीकार किया गया। चलिए उनकी बात है। हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं, लेटेस्ट सर्वे में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता प्यू सर्वे में आपने देखी है, दुनिया में भी देखी है, भारत में भी देखी है। ये कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लालू प्रसाद जी, राहुल गांधी। लालू प्रसाद जी आप बेल पर हैं, पता है ना आपको? हाँ, इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। और आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या कहते हैं, इतनी शर्मिंदगी भरी बात तो मैं बोल नहीं सकता। आप सभी जानते हैं क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या दबा देंगे उनका, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज कुछ राहुल गांधी के बारे में फिर बताने की जरूरत है। राहुल गांधी जी, क्या आप चीन के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? और ये बात हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहते हैं। Rahul Gandhi, have you become the spokesperson of the Chinese establishment? और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारत की सेना ने लद्दाख के बारे में बार बार बताया है, गलवान में क्या हुआ,
बाकी जगह क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या साहसिक काम किया। आप सेना को विश्वास नहीं करते हैं तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए। आप सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं तो आपसे और क्या कहा जाए। कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रमोट करते हैं जिनको चाइना फंडिंग करता है। आपके पूरे पिताजी के नाम के एनजीओ को कहां कहां से पैसा मिला है, ये चर्चा नील यहां कर चुके हैं, हमारे प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं। मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे? यह सवाल मैं आज मुझे उठाना है। आपके नाना जी के समय 4500 किलोमीटर की जमीन चली गई। राहुल जी, आज मैं आपको कुछ पार्टी के केंद्रीय मंच से कुछ याद दिलाना चाहूंगा। आपके पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट याद करिए। उन्होंने आकाशवाणी में कहा था, माई हार्ट गोज फॉर आसाम, जब भारत की सेनाएं चीन के द्वारा हराई जा रही थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, दोज आर लैंड वेयर नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज। तो राहुल गांधी जी, आज आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महावीर त्यागी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी, मेरे सर पर बाल नहीं है, आप अपनी टोपी हटाइए, आपके सर पर भी बाल नहीं है, क्या करेंगे हम दोनों के सर का आप? ये तो आप कुछ पढ़ते नहीं है, होमवर्क करते नहीं है। तिब्बत कब गुलाम हुआ था राहुल गांधी? आज तक है। दलाई लामा कब भागे थे? कुछ मालूम है आपको? कुछ नहीं जानते। लेकिन हर बार आकर के चाइना के प्रवक्ता के रूप में भारत के सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने एक बार यह बात संसद में कही थी, आज मैं पार्टी के मंच से इसको दोहराना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, आपकी सरकार की ऑफिशियल लाइन थी मनमोहन सिंह के समय कि हमने चाइना से सटे भारत के हिस्सों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके चाइना को इरिटेट नहीं करना है। ये हमारे ऑफिशियल लाइन है। वी हैव नॉट टू अननेसेसरी इरिटेट चाइना by developing the infrastructure of roads and bridges along the whole Ladakh to Arunachal Express। और आपके AK एंथोनी साहब रक्षा मंत्री का पार्लियामेंट में वक्तव्य है, और मैं आज कम से कम टीवी मीडिया से रिक्वेस्ट करूं उनको दिखाया जाए। एक बार दिखाया गया था। और आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक राहुल गांधी, सारी सड़कें बन गई हैं, सारी पुलिया बन गई है, और सेना के ट्रक सामान लेकर के दौड़ते हैं, औजार लेकर दौड़ते हैं। राफेल के बारे में आपने क्या क्या कहा ये तो सभी जानते हैं। उस पर भी आज राफेल जब गरजता हुआ उड़ता है तो भारत अधिक सुरक्षित होता है। तो हम इतना कहना चाहेंगे कि क्या कहीं ना कहीं चाइना भी आपके अलायंस से प्रसन्न हो रहा है क्या? राहुल गांधी, क्या आपको बार बार चाइना की स्तुति गान करना पड़ता है? ये मैं संशय के आलोक में यह सवाल उठा रहा हूं। मिस्टर राहुल गांधी, on behalf of the BJP, we would like to raise an important issue in the light of surrounding suspicious circumstances। क्या हर बार आपके अलायंस की बैठक में चाइना का स्तुतिगान होना जरूरी है क्या? यह बड़ा गंभीर सवाल है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके अलायंस को सपोर्ट करने वाले बहुत से मीडिया हाउसेस चाइना के द्वारा फंडेड है, तो आप ही लोग ने कहा है। कभी होगा तो पूरा विस्तार से हम विषय आपके सामने रख देंगे।
आज पार्टी की ओर से हमें एक और बहुत गंभीर सवाल उठाना है। यह इस देश की जनता को तय करना है, क्या वो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को चुनेगी जो भारत के विकास, गरीबों के विकास और भारत की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो, या ऐसे अलायंस को चुनेगी जहां हर चीज के दाम लगते हैं। ये है बड़े सवाल, और इसमें भारत की सुरक्षा का भी बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे ये बात जरूर कहनी है कि जिस तरीके से विकल्प का अभाव, ये बात चूंकि यहां से कही गई है शायद कल परसों में, मैं उसको दोहराऊंगा। उनके अलायंस में न नीति है, न नीयत है, न कार्यक्रम है, न भारत के विकल्प और भविष्य की रूपरेखा है। न नीति, न नीयत, न कार्यक्रम, न विकल्प की रूपरेखा। और उस अलायंस के लोगों को समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों लोकप्रिय है। इसलिए कि 50 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले, इसलिए 27 लाख करोड़ रुपए भेजे गए हैं, लाखों करोड़ रुपए बचे हैं उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में। इसलिए कि भारत आज दुनिया की डिजिटल पावर बन गया है, इसलिए कि भारत दुनिया की स्पेस पावर बना, इसलिए कि 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में एक बटन दबाते ही 1 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं। इतनी सड़कें बन रही हैं। आज भारत में बना हुआ वेपन आज दुनिया में जा रहा है। आज भारत ने अपने एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। इससे आपको परेशानी है? आज भारत के खिलाड़ी दुनिया में क्या नाम कर रहे हैं, इससे आपको परेशानी है? कृपया करके आपके अलायंस के लोग देश का मनोबल न तोड़े। राजनीति होती है, होती रहेगी, लेकिन मोदी विरोध के कारण आप देश का विरोध करने लगे, देश की संकल्प को कमजोर करने लगे, यह बहुत पीड़ादायक है। मित्रों, बाकी तो वो अपना घूमेंगे, करेंगे, देश आजाद है, घूमने में क्या दिक्कत है। लेकिन न देश उनकी बात आज सुनता है, न देश उनकी बात आगे सुनेगा। अंतिम बात मुझे क्या कहनी है, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हताशा में हार होती है, आशा में जीत होती है। आई रिपीट, हताशा में हार होती है, आशा में जीत होती है। इफ यू आर डेस्परेट, you will surely be defeated. If you entertain hope, you may be redeemed. ये तो बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन पूरे में बस हताशा है तो हार भी निश्चित है। अब इसमें मैं क्या बोलूं, इसके पीछे भी हताशा है ना। सीधा तो आलोचना कर नहीं सकते, तो घुमा के कर रहे हैं। अरे 10 साल तो थे ना आपकी सरकार मनमोहन सिंह की, करते आप, अच्छी बात है। अब तो मैं बताऊंगा, अनिल जी आपको बताने, आपको एक बार अपनी टीम को लगाइए कि जो उधर से कमेंट हो रहा था उसमें खाली 62 के पहले नेहरू जी ने क्या किया था यही दिखाया जा रहा था, बाद में कुछ नहीं दिखाया जा रहा था। यह उनकी स्थिति। देखिए, मैंने राहुल गांधी के इस सवाल पर संसद में जवाब दिया था और उसको मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। एक तो पहली बात है, अगर राहुल गांधी आरएसएस का पूरा फॉर्म बोल देंगे तो हमें बहुत संतोष होगा। हमें डाउट है कि उनको आरएसएस का पूरा नाम पता है। मुझे डाउट है उनको आरएसएस के ओरिजिनल संस्थापक का भी नाम पता है। लेकिन राहुल गांधी जी, आज मुझे आपको एक बात कहनी है। आपके पिताजी, आपकी आदरणीय दादी जी और आपके आदरणीय परनाना जी, ये सब आरएसएस को कोसते रहे, इनकी पूरी राजनीति।
आज आरएसएस कहां से कहां पहुंच गया, हम सबों को गर्व है, हम उसके स्वयंसेवक रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी संघ का प्रचारक रहा है। तो ये बाकी क्या विकास की दिशा में, क्या वनवासी की दिशा में, क्या शिक्षा के क्षेत्र में इतना संघ का विस्तार हुआ है। तो संघ तो बढ़ता गया राहुल गांधी जी, आप कहां गिरते गए? अपना नंबर देखिएगा तो कृपया करके कोसते कोसते आप कितने सिमट गए हैं, एक बार इसका विचार करिए, अच्छा लगेगा। मुझे किसी ने बताया कि नीतीश कुमार फिर को घूमने जा रहे हैं, तो चले जाते हैं गाय बगाए। हाँ, तो अब पता नहीं, ये तो अनिल जी मालूम करेंगे कि अभी क्या स्थिति है पटना लौटने के बाद उनकी। लेकिन उनका तो खिला राहुल हमारे बिगाड़ दिया लालू जी ने ही। उन्होंने कहा एक संयोजक क्यों, कई संयोजक बन सकते हैं। तो ये लड़ाई है बड़ी रोचक। भतीजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो समस्या आएगी। पिताजी का स्नेह है पुत्र के लिए, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको भी कुर्सी से बहुत प्रेम है। तो इस कुर्सी के प्रेम और पिताजी के पुत्र के प्रति प्रेम मुख्यमंत्री पद के लिए, इसको देखते जाइए। ऐसा भैया ये तो बहुत दिन से सुन रहे हैं ना, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आज पूछा गया है तो अनिल जी मुझे जवाब देने दीजिए, एक भी ईडी सीबीआई के केस में इनको न्यायालय से राहत मिली क्या? मैं बोलना चाहता हूं। दिल्ली के तथाकथित लोकप्रिय पूर्व उप मुख्यमंत्री कितने दिनों से जेल में हैं? कितनी बार बेल की कवायद कर चुके हैं? बाकी लोग कितनी बार अंदर गए हैं? आप मुझे बताइए। तो ये देखना चाहिए ना भैया, आप शिक्षा का घोटाला करेंगे, कोयला का घोटाला करेंगे, माइन का घोटाला, तो आपकी कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वहां पर क्या क्या घोटाला हो रहा है, उनके कितने अफसर पकड़े गए, सच्चाई नहीं है क्या? कभी भी वो मेरिट पर नहीं बोलते हैं कि अपने आरोप गलत, ये नहीं बोलते हैं। बस दिन में ख्वाब देखने पर कोई मनाही तो नहीं है ना, देखने दीजिए। जनता किसके साथ है तो आप लोग का सर्वे दिखा रहा है, एक नहीं दो तीन चार सर्वे आ चुका है, तो देखते रहिए। हां, उनको शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने से हम कहां से रोक सकते हैं? मैं एक ही बात कहूंगा, राहुल गांधी जो आपकी राजनीति चल रही है उसमें आप खुद ही कांग्रेस को देश से मुक्त करा देंगे। अगर आप सावरकर ऐसे देशभक्तों पर गाली देते रहेंगे, अगर आप चाइना की बैटिंग करते रहेंगे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग उससे परेशान नहीं है क्या? तो आप स्वयं ही कांग्रेस को देश से मुक्ति का रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी को लॉन्च करते हैं, रिलॉन्च करते हैं, सुपर लॉन्च करते हैं, लेकिन बाजार में कौन सा माल चलेगा ये तो बाजार स्वीकार करेगा ना। अब नीतीश कुमार के काल्पनिक सवालों का तो मुझे कोई जवाब नहीं देना है। अब वो जो बोलते हैं बोले। लेकिन नीतीश कुमार ने आज एक पहली बार बात कही कि भारत का इतिहास बदला जा रहा है, उन्होंने पहली बार कहा है, तो इसका जवाब देना हमको जरूरी है। नीतीश कुमार जी, आप ये बताइए, सरदार पटेल की प्रतिमा लगी है, इसको आप ठीक मानते हैं गलत मानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। नीतीश कुमार जी, सुभाष चंद्र बोस को दिल्ली में सम्मान से लगाया गया है कर्तव्य पथ पर, इसको आप उचित मानते हैं कि नहीं? नीतीश कुमार जी, वामपंथी इतिहासकारों ने कहा था कि भगत सिंह, रास बिहारी बोस, ये लोग टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, आतंकवादी रेवोल्यूशनरी थे, पढ़ाया जाता था। नीतीश जी, सुहलदेव के बारे में नाम सुना है आपने? जिसने गोरी के गजनी के बाद उनके सेनाओं को हराया। आपने कभी आसाम के बहादुरों का नाम सुना है जिन्होंने कभी मुगलों को कब्जा नहीं करने दिया? तो नीतीश बाबू, आप जिनके साथ गए हैं आजकल, उन्होंने देश के वीरों का इतिहास छुपाया है, उसमें कई ओबीसी के भी समाज के हैं। आज उन वीरों का सम्मान हो रहा है, आप थोड़ा सीखिए। धन्यवाद।